हेलो, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल फ्यूचर विथ आशुतोष में। जैसा कि मैं बताया हूँ कि आपको ज्योग्राफी के बाद मैं हिस्ट्री का एनसीईआरटी पढ़ाने चल रहा हूँ। हिस्ट्री एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूँ। हिस्ट्री का यह सेकंड पार्ट है। इसके पहले मैंने हड़प्पा संस्कृति के बारे में पढ़ाया था। अब ये मोहनजोदाड़ो का है। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपको सब्सक्राइब करने के बाद बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। आप चैनल पे देख रहे होंगे, आपको दिख रहा होगा जहाँ पे आप वीडियो देख रहे हो वहाँ पे फ्यूचर विथ आशुतोष दिख रहा है। उसके बगल सब्सक्राइब लिखा हुआ है, ये सब्सक्राइब, इसको आपको टिक कर देना है। इसके बगल बेल आइकन भी होगा, उसका टिक कर देना है। वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर करिए इसको, और कमेंट करिएगा। अपनी बातों को कमेंट के माध्यम से मेरे पास तक पहुँचा सकते। चलिए मोहनजोदाड़ो की बात करते हैं। अभी तक मैंने आगे की बातें कर लिया था, मोहनजोदड़ो की बात करते हैं। मोहनजोदड़ो की बात अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे करते हैं। एक नियोजित शहरी केंद्र, मुख्य विशेषताओं से शुरुआत करते हैं। एक नियोजित शहरी केंद्र संभवतः हड़प्पा संस्कृति का सबसे अनूठा पहलू शहरी केंद्रों के विकास में था। कह रहे हैं शहरी केंद्रों का जो विकास हो रहा है वो एक अनूठा पहचान था ये हड़प्पा संस्कृति का। शहर केंद्र मोहनजोदड़ो को और सूक्ष्मता से देखते हैं। हालांकि मोहनजोदड़ो सबसे प्रसिद्ध पूरा स्थल है। सबसे पहले खोजा गया स्थल हड़प्पा है। हड़प्पा सबसे पहले खोजा गया था, इसलिए इस संस्कृति का नाम हड़प्पा संस्कृति या सिंधु घाटी संस्कृति के नाम से जाने जाती। बस्तियों को दो भागों में बांटा गया है। बस्ती को दो भागों में बांट रहे हैं। एक छोटा लेकिन ऊंचाई पर बना, और दूसरा अधिक बड़ा लेकिन नीचे बना हुआ। छोटा था जो ऊंचाई पे बना था, छोटा था जहाँ पे राजा या उच्च वर्ग के लोग रहा करते थे, और नीचे बड़ा था जो जहाँ पे निम्न या व्यवसायी वर्ग रहते थे। निचला शहर दुर्ग के किस प्रकार से भिन्न है देख लीजिए, यहाँ पे चित्र बनाए हैं। ये निचला शहर कैसे है और ऊंचे का शहर कैसे है, यहाँ पे एक मानचित्र के माध्यम से दिखाने की कोशिश किया है एनसीईआरटी ने। ये देखिए, ये बड़ा शहर है, ये छोटा शहर है। पुरातत्ववेत्ताओं ने दुर्ग इन्हें क्रमशः दुर्ग और निचला शहर नाम दिया है। ऊंचे वाले छोटे स्थानों को दुर्ग कहा और नीचे वाले स्थानों को निचला शहर कहा इन्होंने। दुर्ग की ऊंचाई के कारण यह था कि इनकी संरचनाएं कच्ची ईंटों के चबूतरों पर बनी थी। दुर्ग की दीवारों से घेरा गया था और इसे निचले शहरों से अलग किया गया था। ये निचले शहर से अलग था। दुर्ग में विशेष लोग रहते थे, विशेष प्रकार के लोग रहा करते थे, इसलिए इस शहर को अलग कर दिया गया था। निचला शहर भी दीवारों से घेरा गया था। इसके अतिरिक्त कई भवन को ऊंचे चबूतरों पर बनाया गया। चबूतरा समझ रहे हैं ना, वही नींव जो आधुनिक नींव होती है, जैसे घर देखते होंगे आप ऊंचाई पर बना होता है, वैसे उसी की बात कर रहे हैं। कुछ जो घर थे वो ऊंचे चबूतरों पर बनाए गए जो नींव कार्य पर होते हैं। अनुमान लगाया जा सकता है यदि एक श्रमिक प्रतिदिन 1 घन मीटर मिट्टी ढोता होगा तो मात्र आधारों को बनाने में 40 लाख श्रम दिवसों की आवश्यकता होगी। यानी एक दिन अगर एक मजदूर एक दिन में 1 घन मीटर बना रहा है तो 40 लाख श्रम दिवसों की आवश्यकता होगी। या इसको ऐसे समझ सकते हैं कि 40 लाख मजदूर एक दिन में इसको बना सकते थे। इतना बड़ा शहर होता था, इतना बड़ा नींव होता था इसका। 40 लाख मजदूर एक दिन में, या यूँ कहो कि एक मजदूर 40 लाख दिनों में ऐसा बना सकता है। इससे आप श्रम शक्ति का यहाँ पे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि श्रम शक्ति क्या है, श्रम शक्ति कितनी। अब कुछ और देखते हैं। एक बार चबूतरों को यथास्थान बनाने के बाद शहर का सारा भवन निर्माण कार्य चबूतरों के एक निश्चित क्षेत्र तक ही सीमित था। इस बात को मैंने पिछले क्लास में चर्चा किया था।
इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि पहले बस्ती का नियोजन किया गया था, यानी प्लानिंग किया गया था। बस्ती बनाने से पहले प्लानिंग किया गया रहा होगा, फिर उसके अनुसार कार्यान्वयन किया गया। पहले प्लानिंग किया गया, पेपर कॉपी या कैसे भी करके, किस आधार पर प्लानिंग हुआ कि इतनी दूर पे मकान बनेगा, इतनी दूर पे ये शहर बनेगा, यहाँ पे ये होगा, यहाँ पे ये होगा, यहाँ पे ये होगा, ऐसे करके प्लानिंग किया गया। उसके बाद ये मजदूर लगा के बनाया गया, यानी नियोजित शहर है। नियोजन के अन्य लक्षणों में ईंट शामिल है। ईंट के बारे में, जो भले ही धूप में सुखाकर या भट्टी पे पकाकर या बनाई गई हो, लेकिन एक निश्चित अनुपात में होती थी, एक निश्चित अनुपात में होती थी, जहाँ लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 4 गुनी या 2 गुनी होती थी। इस प्रकार की ईंटें हड़प्पा संस्कृति में प्रयोग में लाई गई थी। नालों के निर्माण की बात कर रहे हैं मोहनजोदाड़ो के। हड़प्पा शहरों की सबसे अनूठी विशेषताएं, हड़प्पा शहरों की सबसे अनूठी विशेषताएं उनकी नालियों की व्यवस्था थी, जल निकास प्रणाली थी। आप निचले शहर के नक्शे को देखें, जहाँ पे आप पाएंगे हड़प्पा की गलियाँ लगभग एक ग्रिड पद्धति पर आधारित हैं। ग्रिड पद्धति यानी एक निश्चित आकार में व्यवस्थित किया गया है, जो मैं बना रहा हूँ इस टाइप का। एक दूसरे को समकोण में काटती हैं, सड़कें भी समकोण में काटती हैं और नालियाँ भी एक दूसरे को समकोण में काटती हैं। ऐसा प्रतीत होता है पहले नालियों के साथ गलियों को बनाया गया था और फिर अगल बगल आवासों का निर्माण किया गया था। यानी नालियों के साथ पहले गलियां बनाई गई, फिर उसके अगल बगल उसी हिसाब से आवास बनाए गए, जिससे जल की निकास जो हो वो इन नालियों के सहारे हो सके। यदि घरों में गंदे पानी की गंदे पानी की गलियों की नालियों से जोड़ना था, तो प्रत्येक घर के कम से कम एक दीवार की गली सटाकर होना आवश्यक था। अब यहाँ पर एक छोटा सा लिख रहे हैं, दुर्ग के बारे में लिख रहे हैं। दुर्ग क्या है? हालांकि हड़प्पाई बस्तियों में एक छोटा ऊंचा पश्चिमी और एक बड़ा निचला पूर्वी भाग होता था। इसमें नियोजन की विविधता भी थी। धौलावीरा और लोथल गुजरात जैसे स्थलों में पूरी बस्ती किलेबंद थी। धौलावीरा और लोथल में पूरी बस्ती किलेबंद थी तथा शहर के कई हिस्से दीवारों से घेरकर अलग किए जाते थे। लोथल में दुर्ग दीवारों से घिरा तो नहीं था, परंतु ऊंचाई पर बनाया गया था। ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है कि लोथल जो था वो ऊंचाई पर बनाया गया था। मोहनजोदाड़ो की एक विशेष चित्र दिखाया गया है, ये देखिएगा, एनसीईआरटी में छपा है, आप समझ लीजिए। देखिए किस प्रकार ईंटों से पतली पतली गलियां बनाई जाती थी। एक यहाँ पे ओवरलाइन लिख रहे हैं, इसको मैं जूम करके देख रहा हूँ। हड़प्पा की दुर्दशा। हड़प्पा सबसे पहले खोजा गया स्थल था, लेकिन इसे ईंट चुराने वालों ने बुरी तरह नष्ट कर दिया। यहाँ की ईंटों को क्रमशः आए दिनों चोरी होता रहा। 1875 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले जनरल अलेक्जेंडर कनिंघम ने, जिन्हें सामान्यतः भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है, ने लिखा कि लगभग 1000 मील लंबी लाहौर से मुल्तान के बीच की रेल पटरी के बीच ईंट बिछाने के लिए पर्याप्त थी। ये बारे में लिखा गया है, आप पढ़ लो। आगे चलते हैं। गृह स्थापत्य। मोहनजोदाड़ो का निचली शहर आवासीय भवनों का उदाहरण था। आवासीय भवन जहाँ पे लोग रहा करते थे। इसमें कई आंगन केंद्रित थे। लगभग मैं कहूँ, सभी तो नहीं कहूँगा, लेकिन ये कह सकते हैं कि ज़्यादातर जो बस्तियाँ थी उसमें आंगन पाए जाते थे, जिसमें चारों ओर कमरे बने थे। जैसे ये आंगन है और इसके कमरे, जैसे आधुनिक व्यवस्था में बनाया जाता है, ये देखिए ऐसे कमरे बनाए जाते थे। अगर ये आंगन है ये, तो इसके किनारे किनारे कमरे बनाए जाते थे। संभवतः आंगन खाना पकाने, कताई करने जैसी गतिविधियों का केंद्र था, खास तौर पर गर्म और शुष्क मौसम में ये कताई, खाना खाने आदि के लिए प्रयोग किया जाता है। रोचक पहलू, लोगों द्वारा अपनी एकांगता
को दिया जाने वाला महत्व था। भूमि के तल पर बनी दीवारों की खिड़कियां नहीं होती थी, जो दीवारें थी उसमें खिड़कियां नहीं होती थी। इसके अतिरिक्त मुख्य द्वार के आंतरिक भाग या आंगन का सीधा अवलोकन नहीं हो सकता था। यानी आज के समय में जो आंगन में खिड़कियां कर दिया जाता था, यहाँ खिड़कियां नहीं हुआ करती थी, खिड़कियां नहीं बना पाते थे लोग। हर घर की हर घर की ईंटों के फर्श से बना अपना एक स्नानागार होता था, स्नान घर होता था, जिसकी नालियां दीवार के माध्यम से सड़क की नालियों से जुड़ी होती थी, सड़क की नालियों से जुड़ी होती थी। कुछ घरों के दूसरे तल या छत जाने हेतु सीढ़ियों के अवशेष मिले हैं। कई आवास में कुएं भी हैं, जो अधिकांशतः ऐसे कक्ष में बनाए जाते थे जिसमें बाहर से आया जा सकता था, जिसका प्रयोग संभवतः राहगीरों द्वारा किया जाता था। राहगीर मतलब आते जाते लोग भी कर सकते थे। विद्वानों ने, पुरातत्ववेत्ताओं ने लगभग 700 कुओं की खोज मोहनजोदड़ो से की है। अब यहाँ पे एक आर्टिकल दे रहे हैं, नालियों के विशेष विषय में मैके लिखते हैं, जॉन मैके लिखते हैं, निश्चित रूप से यह अब तक की खोजी गई सर्वथा संपूर्ण प्राचीन प्रणाली है। हर आवास की गली की नालियों से जोड़ा गया था। मुख्य नाले गारे में जमाई गई ईंटों से बने थे। इन्हें ऐसी ईंटों से ढका गया था जिनकी सफाई के लिए हटाया जा सकता था। इस बात को मैंने पिछले क्लास में बोला था कि ये देखिए कितनी अच्छी बात थी कि यहाँ की नालियाँ जो हुआ करती थी, क्या होती थी, वो उनको ढका भी जाता था, उनको ढकने की व्यवस्था भी थी। ऐसा नहीं था कि खुली नालियाँ ही हो, उनको ढकने की भी व्यवस्था थी। आगे लिख रहे हैं कि कुछ स्थानों पर ढकने के लिए चूना पत्थर की पट्टिका का प्रयोग किया जाता था। घरों की नालियों के पहले एक हौदी या मलकुंड में खाली होता था, जिसमें ठोस पदार्थ जमा होता था और गंदा पानी नालियों में बह जाता था। वही जो मैं कुंड की बात कर रहा था, जैसे ये नाली गई तो यहाँ बीच बीच रास्ते में कुंड बनाए जाते थे सफाई के लिए। ये बात मैंने कल कही थी। बहुत लंबे नालों में कुछ अंतरालों पर हौदियाँ बनाई जाती थी, सफाई के लिए हौदियाँ बनाई जाती थी। यह पुरातत्व का एक अजूबा ही है कि मलबे, मुख्यतः रेत के छोटे छोटे ढेर निकासी के नालों के अगल बगल पड़े मिले हैं, जो दर्शाते हैं कि नालों की सफाई के बाद कचरे हटाया नहीं जाते थे। ये बात मैंने कल लाइन बोल दिया था, ये लाइन को मैंने कल बोल ही दिया था, ये आप देख सकते हो। आगे चलते हैं, आगे दुर्ग के बारे में लिख रहे हैं। दुर्ग पर हमें ऐसी संरचनाओं के साक्ष्य मिलते हैं जिनका प्रयोग संभवतः विशिष्ट सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए किया जाता था। इसमें माल गोदाम एक ऐसी विशाल संरचना है जो ईंट से बने केवल निचले हिस्से शेष हैं, जबकि ऊपरी हिस्से जो संभवतः लकड़ी के बने थे बहुत पहले ही नष्ट हो गए थे और विशाल स्नानागार सम्मिलित हैं। इसमें विशाल स्नानागार सम्मिलित हैं। विशाल स्नानागार आंगन में बना हुआ एक आयताकार जलाशय होता था, जो चारों ओर से गलियारों से घिरा होता था। जलाशयों के तल तक जाने के लिए इसके उत्तरी और दक्षिणी भाग में 2 सीढ़ियां बनी होती थी। ऐसे स्नानागार थे और सीढ़ियां बनी हुआ करती थी। आप मोहनजोदड़ो मूवी देखिए, उसमें बढ़िया से दिखाया गया है इन बातों को। जलाशय के किनारों पर ईंटों को जमाकर और जिप्सम के गारे का प्रयोग से इसे जलबद्ध किया गया था। इनके तीनों ओर कक्ष बनाए जाते थे, जिसमें एक बड़ा कुआं था। जलाशय में पानी एक बड़े नाले में बहकर जाता था। इसमें उत्तर की एक नाली दूसरे की ओर अपेक्षाकृत छोटी संरचना होती थी, जिसमें 8 स्नानागार बनाए गए थे। एक गलियारे के दोनों ओर 4-4 स्नान घर बनते थे। प्रत्येक स्नान घर से नालियां गलियारों के साथ साथ बने एक नालों से मिलती थी। इन संरचनाओं का अनोखापन तथा दुर्ग क्षेत्र में कई विशिष्ट संरचनाओं के साथ इनके मिलने से इस बात का स्पष्ट संकेत मिलता है कि इनका प्रयोग विशेष
विशेष प्रकार के प्रयोजनों के लिए किया जाता था। इतनी बात हो गई।